नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2022 की तैयारी के लिए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर कराने स्टार्ट कर दिए हैं। इसलिए आज हम आपको पिछले बार जो रेलवे ग्रुप डी का 2018 में पेपर संपन्न हुआ था, उस पेपर की आज हम आपको रीजनिंग का क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ये हमारा रीजनिंग का चौथा वीडियो है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के रीजनिंग के 3 सेट कराए हुए हैं, उसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। इस सेट में लगभग रीजनिंग के 28 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप सभी इन 28 प्रश्नों में से 25 प्रश्नों को सही कर पाते हैं कि नहीं। आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको ABCD 4 आकृतियाँ दी गई हैं। नीचे आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि उपरोक्त आकृति पर आपको विचार करना है। आकृति जो समूह से संबंधित नहीं है उसको आपको बताना है। तो ये 4 चीज़ें हैं आपको ABCD में से। देखिए क्या आपको किस ऑप्शन में आपको डिफर लग रहा है। इनकी डायरेक्शन को देखते जाइए, कहाँ पर किसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, रेलवे ने इस क्वेश्चन में अगर कलर को भरा है तो कलर पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। डी ऑप्शन में देखिए जो हवाई जहाज है उसमें हरा कलर आ गया ऊपर की ओर, जबकि अन्य सभी जहाज़ों में देखेंगे सब जहाज जो अन्य हैं वो सभी लाल रंग के हैं, लेकिन डी वाले ऑप्शन में उसे लाल और हरा दोनों कर दिया। तो इसमें हरा रंग एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ये समूह से संबंधित नहीं होगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इस सेट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे मिलेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है इंग्लिश से। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि इस डायग्राम में आपको स्टूडेंट की संख्या बताई गई है। जैसे कि जहाँ पर F लिखा गया है वो फुटबॉल खेलते हैं, जहाँ पर H लिखा गया है वो वाला गोला जो है वो हॉकी खेलता है, जहाँ पर B लिखा गया है उस गोले के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वो बास्केटबॉल खेलते हैं। तो आपसे पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज स्पोर्ट बी, मतलब जो बी स्पोर्ट खेलते हैं मतलब बास्केटबॉल खेलते हैं, उनकी संख्याओं का योग आपको बताना है, टोटल नंबर आपको बताना है। कैसे करेंगे आप? देखिए बास्केटबॉल का गोला ये है, तो इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो सारे को आप लोग जोड़ लीजिए। 13, 15, 14, 42 होता है। 42 + 20 टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 62। तो बी जो स्पोर्ट खेलते हैं बास्केटबॉल जो खेलते हैं वो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 62 स्टूडेंट हैं। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तीसरा क्वेश्चन है, श्रृंखला का अगला वर्ण आपको बताना है। ये श्रृंखला दी गई है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इसका अगला वर्ड आपको इन 4 ऑप्शन में से देखकर बताना है क्या ऑप्शन आपको सही लग रहा है। देखिए सबसे पहले एक बार आपको प्रयास करना पड़ेगा। आप हमारे उत्तर के वेट में होंगे कि हम आपको उत्तर बताएं, तो आप सीख नहीं पाएंगे। जब तक आप करेंगे तो गलत होगा तो आप सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सीरीज कैसे आगे बढ़ रही है। एक छोड़ करके आप देखेंगे A से B हो रहा है, B से C हो रहा है, C से D हो रहा है। तो नेक्स्ट वाला जो पद आएगा वो ई होगा, लेकिन ये वाला पद आपसे नहीं पूछा है। आपसे पूछा है प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह वाला। तो यहाँ पर से आप ये वाली सीरीज को देखेंगे जो बीच में आपने छोड़ी थी। डी के बाद ई हुआ, ई के बाद में एफ हुआ, एफ के बाद में जी आएगा, तो यहाँ पर जी रखेंगे, जी के बाद में ई आएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन है, देखिए कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। लैंग्वेज थोड़ा इंग्लिश है लेकिन साधारण से इंग्लिश है, समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कथन में सम गर्ल्स आर डॉक्टर्स, मतलब कुछ लड़कियां जो हैं वो डॉक्टर हैं, तो कुछ लड़कियों के गोले को हम लोग डॉक्टर के गोले से अटैच कर देंगे। इसके बाद कह रहा है ऑल डॉक्टर्स आर सिस्टर्स, मतलब सभी जो डॉक्टर हैं वो सिस्टर होंगे, तो सभी डॉक्टर का गोला जो होगा हम लोग सिस्टर के अंदर कर देंगे। समझ में आ रहा है आपको? अब नेक्स्ट वाला कंक्लूजन के आपसे पूछ रहा है सम गर्ल्स आर सिस्टर, मतलब कुछ लड़कियां जो हैं वो सिस्टर हैं। देखिए गर्ल्स का गोला जो है सिस्टर के गोले के साथ में कुछ अटैच है, तो ये सही बात है, कुछ लड़कियां जो हैं वो सिस्टर हैं। दूसरा क्या कह रहा है आपसे? ऑल सिस्टर्स आर गर्ल्स, मतलब सभी जो सिस्टर्स हैं वो गर्ल्स हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिए सभी सिस्टर्स गर्ल्स नहीं है, कुछ ही सिस्टर गर्ल्स हैं। इसलिए आप पहले कंक्लूजन को सही करेंगे और दूसरे वाले को गलत करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? ओनली वन फॉलोज, पहला वाला जो कंक्लूजन है निष्कर्ष है वही आपके लिए सही है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए सीरीज जेड जो है वो पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, दिशाओं को बना लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इधर पूर्व होगा, ये पश्चिम है,
ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, ये पूर्व दिशा की ओर मुख करके जेड खड़ा है, इसका मतलब हम बीच में इसको खड़ा करा के इसका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर कर देते हैं। अब ये क्या कह रहा है, वे बाईं ओर मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर जाते हैं। तो अगर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है तो बायां उत्तर की ओर होगा, 5 किलोमीटर ये उत्तर दिशा की ओर जाएगा और ए स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके बाद बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है और बी बिंदु पर पहुंचता है। बायां इधर होगा, 4 किलोमीटर चलेगा, बी बिंदु पर पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, वे दाईं ओर मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर जाते हैं, मतलब ऊपर की ओर इसका दायां होगा, 3 किलोमीटर जाएगा, कहाँ पर पहुंचेगा, सी बिंदु पर पहुंचेगा। अंत में 10 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ते हैं, 10 किलोमीटर दायां किधर होगा, इस साइड पूर्व की ओर होगा, 5 ये चलेगा, 5 और 10 किलोमीटर चलेगा तो डी बिंदु पर पहुंचेगा। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बिंदु बी पर जेड का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो बी बिंदु पर गौर कीजिएगा, जब बी बिंदु की ओर खड़ा होगा तो उसका मुख जो होगा वो पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो ये पश्चिम वाला आंसर सही ऑप्शन होगा। इसने चला तो डी तक दिया है लेकिन पूछ आपका बिंदु बी पर ही रहा है, तो बी वाले को आपको सही करना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। छठवां क्वेश्चन है, श्रीतिन एक गोपनीय शब्द का खेल खेल रहा है जहां पर फायर को उसने DGPC लिखा है। ठीक है, तो शॉर्ट को किस प्रकार से लिखेगा। एक गोपनीय खेल है जहां पर फायर को DGPC लिख रहा है। देखिए यहां पर एफ आया ना, एफ का स्थान कौन सा होता है, छठवां स्थान होता है। तो उसने जो बनाया वो डी बनाया, डी कौन से स्थान पर होता है, चौथे स्थान पर होता है। मतलब उसने 2 कम किया, पहले पद से 2 कम किया है। अब आई को देखते हैं, आई का स्थान 9वां होता है, 9 से 2 कम करेंगे 7 आना चाहिए, और 7 जो स्थान होता है वो जी का होता है। तो DGPC इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 2-2 से सबको कम कर दिया है। अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग होती है उससे 2-2 सबको कम कर दिया है। इसी प्रकार आप शॉर्ट को ले लीजिए। शॉर्ट की बात करेंगे तो एस होता है 19वें स्थान पर, एच होता है 8वें स्थान पर, ओ होता है हमारा 15वें स्थान पर और टी होता है 20वें स्थान पर। सब में 2-2 कम कर दीजिए, 17, 6, 13 और फिर 18। अब ये 17वें स्थान पर कौन होता है अल्फ़ाबेट में, क्यू होता है। 6वें स्थान पर कौन होता है, एफ होता है। क्यू और एफ से स्टार्टिंग होगी, सही वाला ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। पहले वाले ऑप्शन को आप सही कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आगे के चाहे आप दोनों मिलाइए, क्योंकि क्यू मिल रहा था, क्यू के बाद हमें एफ मिल गया तो एफ से हमको उत्तर सही मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, देखिए कूट भाषा में मेल्ट को 24-19 लिखा जाता है, तो टिमिड को आप कोड भाषा में क्या लिखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कम लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिए और इसे करने का प्रयास करिए। जब आपको नहीं आएगा तो जो हम सोल्यूशन बताएंगे उसको आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, तब आप सीख पाएंगे कहीं जा करके। देखिए मेल्ट के अगर आप देखेंगे अल्फ़ाबेट में मेल्ट कैसे लिखा जाता है। मेल्ट का एम जो है 13वें स्थान पर होता है, ई 5वें स्थान पर होता है, एल 12वें स्थान पर होता है और टी 20वें स्थान पर होता है। ठीक है, स्थान आपको हमेशा याद रखने हैं। अल्फ़ाबेट के 26 जो लेटर हैं उनके स्थानों को याद कर लेंगे तो आपके लिए सवाल जो है बहुत जल्दी लग जाएगा। अब देखिए 24-19 कैसे बन सकता है, कुछ आप सोच पा रहे हैं। 13 से 1 घटाएंगे आप तो 12 आता है, 5 से 1 घटाएंगे तो 4 आता है, 12 से 1 घटाएंगे तो 11 आता है और 20 से 1 घटाएंगे तो 19 आता है। ठीक है, एक एक कम करेंगे आप, और जब एक एक कम करेंगे तो जो इसका इकाई अंक है उसको ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 4 में तो एक ही अंक है, और फिर 1 ले लीजिए इसका इकाई अंक, 19 का 9 ले लीजिए, सबके इकाई अंक को ले लेंगे तो 24-19 बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। वैसे ही आपको टिमिड में करना है। टिमिड में देखेंगे आप, इसके लेटर्स जो हैं, टी होता है 20वें स्थान पर, आई 9वें स्थान पर, एम 13वें स्थान पर, आई 9वें स्थान पर, डी 4थे स्थान पर। एक एक कम करेंगे, एक एक माइनस करिए, सब में 19 बनेगा, 8 बनेगा, 12 बनेगा, 8 बनेगा और 3 बनेगा। तो इकाई अंक लेंगे तो 9 मिलेगा, 8 मिलेगा, 2 मिलेगा, 8, 3, जिसमें एक ही अंक है वो तो इकाई अंक है ही। 98,283, 98,283 पहले वाले ऑप्शन में है, इसी को सही कर देंगे आप। देख सकते हैं किस प्रकार से ट्रिक लग रही है। तो इस तरह भी आपको एग्जाम में करने के लिए तैयार रहना है। 8वां क्वेश्चन है, उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। यह आकृति दी गई है, वैसे इस प्रकार की आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछता है।
इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सीधी रेखाओं की संख्या बताइए। देखिए वैसे इस त्रिभुज में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर एक इस प्रकार से कट कर देता ये पूरी संरचना हो जाती, लेकिन इसने उस स्थान को छोड़ दिया है। अगर त्रिभुजों की संख्या निकालता तो यहाँ पर से 2 त्रिभुज कम हो जाते हैं, लेकिन आपसे सीधी रेखाओं की संख्या पूछा है। गिनिए, देखिए त्रिभुज में सीधी रेखाएं 1 2 3 तो त्रिभुज की हो गई, ठीक है 3, इसके बाद में 4 ये हो गई, 5 ये हो गई सीधी रेखा, 6 7 8 8 आपको मिल गई, इसके बाद 9 10 11 तो टोटल 11 इसमें सीधी रेखाएं होंगी। अगर आप इस आकृति को बनाना चाहते हैं, सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। अब देखिए ये आकृति आई है तो हम लोग इसके त्रिभुजों की संख्या को गिन लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुजों की संख्या को गिनने के लिए इसका फार्मूला होता है, जिसमें अगर यहाँ पर इसके कट होता तो ये फार्मूला पूरा लग करके उत्तर आपको मिल जाता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक निशान बना लेंगे ताकि जो हमारे फार्मूले से जो उत्तर निकलेगा बाद में हम 2 त्रिभुजों को घटा देंगे, क्योंकि ये रेखा हटेगी तो 2 त्रिभुज कम बनेंगे। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है। जो छोटे छोटे आपको त्रिभुज दिख रहे हैं, थोड़ा जूम करते हैं इसको, जैसे कि 1 हो गया, इसकी नंबरिंग कर लीजिए 2 3 4 और इस प्रकार से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16, यहाँ पर 15 16 कट मारेंगे तो 16 इसमें त्रिभुज आपको मिलेंगे। ठीक है, आकृति छोटी है तो आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका फार्मूला होता है जितने मतलब त्रिभुज निकलें उसका डबल करके -5 कर दीजिए। 16 दूनी 32 -5 27 इसमें टोटल त्रिभुज मिलेंगे जब यहाँ पर कट होता। ठीक है, लेकिन कट नहीं है तो 2 त्रिभुजों की संख्या घट जाएगी, 27 -2 कर देंगे तो 25 इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी त्रिभुजों की संख्या पूछेगा तो ये बेहतरीन क्वेश्चन हो जाएगा जब ये वाली लाइन हटा लेगा। वैसे तो लाइन जब रखेंगे तो 27 बनेंगे, लेकिन जब ये वाली लाइन हटा लेगा तब 25 बनेंगे। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 4 आपको आकृतियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4। 3 आपको एक पैटर्न बताया गया कि इसी पैटर्न पर चौथी आकृति बनेगी, और वो चौथी आकृति कौन सी होगी, इन 4 ऑप्शन में से उठाकर रखना है। जो ऑप्शन सही होगा उसी को आपको टिक कर देना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी आकृति इन 4 ऑप्शन में से आप उठा करके रखेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर पहले वाले में देखिए आप वर्ग के अंदर मल्टीपल का निशान रखा गया है, लेकिन दूसरे वाली आकृति में वर्ग के अंदर प्लस का निशान रखा गया है। लेकिन एक बात और आपको ध्यान देनी है, पहले जो बाहर की रेखाएं थी वो इस प्रकार खींची थी देखिए, लेकिन दूसरी वाली आकृति में बिल्कुल से वर्ग के कोने से खींची गई हैं। इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अंदर देखिए गोले के अब की बार प्लस का निशान रखा गया गोले के, तो जो नेक्स्ट वाली आकृति आ गई गोले के अंदर हम लोग मल्टीपल का निशान रखेंगे, क्योंकि पहले मल्टीपल था फिर प्लस हुआ, अब की प्लस किया है तो अगली वाली मल्टीपल पर होगी। लेकिन जो यहाँ पर कोने से लाया गया है वो अब की बार हम भुजाओं के बीच से लाएंगे, तो बी वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सारी चीज़ों पर ध्यान देने के बाद ही बी वाला ऑप्शन जो है वो वहाँ पर फिट बैठ रहा है, इसलिए बी वाले ऑप्शन को आप सही करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपको विषम चुनना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विषम का चुनाव करिए A B C D। यहाँ पर देखिए ए वाली आकृति में बीच में डार्क कलर है, बी वाली आकृति में भी बीच में डार्क कलर है, सी वाली में डार्क है, लेकिन डी वाली आकृति में अंदर देखिए काला नहीं है, अंदर सफ़ेद रख दिया गया है, अंदर डार्क नहीं किया गया, बाहर डार्क कर दिया गया है, तो उल्टा कर दिया गया ना, तो विषम हो गई। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो आकृति सी से ठीक उसी तरह संबंधित है जैसे कि आकृति बी का ए से संबंध है। जैसा कि ए का बी से संबंध है आकृति का, वैसे सी का आपको डी को बताना है। ये 4 ऑप्शनों में से डी के स्थान पर जो आकृति आप रख सकते हैं उसको रखिए, वही वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए ए वाली आकृति को आप ध्यान से देखिए, ए वाली आकृति 6 भुजाओं की आकृति है, लेकिन जब बी में चेंज हुई तो 5 भुजाओं की हो गई, और 5 भुजाओं की होने के बाद इसके अंदर के जो दोनों गोले थे वो बाहर चले गए और अंदर आ गया एक एक्स्ट्रा गोला डार्क कलर का, ध्यान दिया आपने। तो सी वाला 4 भुजाओं की आकृति है, तो डी वाली 3 भुजा की होगी, एक भुजा कम करेंगे और जो दोनों गोले हैं वो बाहर की ओर जाएंगे और अंदर आ जाएगा डार्क कलर का गोला। इस पैटर्न पर ये आकृति बन रही है, तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वही सबसे सही ऑप्शन है। डी वाले ऑप्शन में पहला ऑप्शन रखा गया, तो डी वाले ऑप्शन को आप सही करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है, कथन और तर्क से क्वेश्चन आया है, क्या कर्मचारी चिकित्सा बीमा में दंत चिकित्सा देखभाल भी शामिल होना चाहिए? बताइए आपको कौन सा तर्क सही लग रहा है।
आप इसका जवाब हाँ में लिखेंगे या फिर नहीं में। हाँ में लिखा गया है दांतों का उपचार महंगा है और यह बीमित है तो यह कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार होगा। दूसरे में लिखा गया नहीं, सभी दंत चिकित्सा उपचार में कॉस्मेटिक बदलाव भी शामिल है, इसलिए इसे बीमा के तहत शामिल नहीं किया जा सकता। देखिए, चिकित्सा बीमा क्या होता है, पूरे शरीर का बीमा होता है। अगर आपके दांत में दिक्कत आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो भी आपका चिकित्सा बीमा के अंतर्गत आना चाहिए, क्योंकि दांत भी हमारे शरीर का एक पार्ट है, वो भी चिकित्सा बीमा के अंदर आएंगे। इसलिए हाँ वाले तर्क को आप सही करेंगे। दांतों का उपचार महंगा है और ये बीमित होगा तो कर्मचारियों के लिए बहुत मददगार होगा। ठीक है, आपने स्वास्थ्य बीमा ले रखा है लेकिन दांत के उपचार के लिए कह रहे हैं कि हम दांत का उपचार जो है इस बीमा के अंतर्गत नहीं करते हैं, जबकि दांत का उपचार महंगा है, तो इसलिए इसको अंदर रखना चाहिए बीमा के, इससे कर्मचारियों को बहुत मददगार होगा। ए वाला तर्क ही आपको सही करना पड़ेगा, ए तर्क मजबूत लग रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दी गई श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। तो इस श्रृंखला में यहाँ पर श्रृंखला को पूरी करिए, ए बी सी डी में से जो ऑप्शन यहाँ पर सही लग रहा हो उसको आप टिक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इस तीर की डायरेक्शन किधर थी, पूर्व दिशा की ओर थी, अभी दक्षिण की ओर हो गई, पश्चिम की ओर हो गई, एक डायरेक्शन बचती है ऊपर वाली डायरेक्शन, तो तीर ऊपर की ओर होगी और जो उसका गोला होगा वो इसके इस साइड होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन जो है वही सही ऑप्शन होगा। देख सकते हैं, गोले की भी देखिए आप लोग, तीर के डायरेक्शन को भी देखिए, जिधर गोला नहीं है पूर्व दिशा की ओर नहीं था इसलिए पूर्व दिशा की ओर हमने कर दिया, और तीर ऊपर के डायरेक्शन में नहीं थी तो ऊपर वाला सही ऑप्शन होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है। देखिए, कथन में लिखा गया है कुछ बंदर वनमानुष हैं, कोई भी वनमानुष मानव नहीं है। तो वेन डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि निष्कर्ष क्या निकल सकता है। यहाँ पर लिखा गया है कुछ बंदर, जो बंदर का गोला होगा वो कुछ वनमानुष के साथ में अटैच कर दीजिए आप। आगे क्या कह रहा है, कोई भी वनमानुष मानव नहीं है, तो वनमानुष का गोला जो होगा वो मानव से अलग कर दीजिए। क्या कह रहा है, मानव नहीं है ना, तो अलग कर दीजिए। अब निष्कर्ष देखते हैं क्या निकलता है। कुछ बंदर मानव हैं, कुछ जो बंदर हैं ये मानव हैं, इसके बारे में तो कुछ भी कथन में नहीं बताया गया। सभी बंदर मानव हैं ये भी नहीं कहा गया है, तो डिसाइड आप नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ें आपको कथन में दी होंगी उतना ही आपको सोचना है। इसके दोनों ही निष्कर्ष जो हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन में कहीं लिखा है दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो गलत है, गलत है, गलत है, या तो एक या तो दो, नहीं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, ऐसा कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं था। इसलिए रेलवे ने इसे इग्नोर क्वेश्चन की श्रेणी में डाल दिया था। मतलब जो करेगा उसको भी एक नंबर मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको भी एक नंबर मिलेगा। या तो इस क्वेश्चन को जब हटा देगा रेलवे तो 99 नंबर से सबकी मेरिट डिसाइड की जाएगी। 100 नंबर का पेपर होता है तो जितने क्वेश्चन इग्नोर चले जाते हैं उससे मेरिट नहीं बनती है, 99 से बनती है। तो जो करेगा जो नहीं करेगा सबके लिए इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है, लेकिन जो करता है उसका समय वेस्ट होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है लेकिन इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सम एप्पल्स आर हॉर्सेज, मतलब कुछ सेब जो हैं, हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से बनाते चलते हैं, कुछ सेब जो हैं वो घोड़े हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, ऑल एप्पल्स आर ट्रेन, मतलब सभी जो सेब हैं वो ट्रेन्स हैं, तो सेब के गोले ट्रेन के अंदर होगा, टी से ट्रेन बना दिया। ऑल ट्रेन्स आर वायलेट, मतलब सभी जो ट्रेन्स हैं वो वायलेट हैं, तो ट्रेन के गोले को वायलेट के अंदर कर दिया। ये संरचना बनी। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। सम एप्पल्स आर नॉट वायलेट, मतलब कुछ सेब जो हैं वो वायलेट नहीं है, कुछ सेब वायलेट नहीं है, ऐसा नहीं है। पहला वाला गलत है, सारे सेब वायलेट हैं। देखिए ये कह रहा है कुछ सेब वायलेट नहीं है, मतलब कुछ हैं, जबकि इसमें कह रहा है, इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं सारे के सारे सेब जो हैं वो वायलेट हैं, इसलिए पहला वाला निष्कर्ष गलत है। सम वायलेट्स बीइंग ट्रेन्स इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ वायलेट के ट्रेन होने की पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ट्रेन का गोला जो है वो कुछ वायलेट के अंदर है, पूरी ट्रेन जो है वो वायलेट के अंदर है, तो कुछ वायलेट जो हैं उनके ट्रेन होने की संभावना है, इसलिए दूसरा वाला निष्कर्ष जो है कंक्लूजन वो सही हो सकता है। कहाँ पर लिखा गया, कंक्लूजन 2 आर फॉलोज, ये वाला सही है, ऊपर वाला गलत है, ठीक है।
सिंपल लैंग्वेज थी, इंग्लिश से आपको डरना नहीं है, इतनी इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए क्योंकि रीजनिंग में इंग्लिश के 1-2 सवाल तो रखता ही है रेलवे। 16 नंबर क्वेश्चन है, विषम की आपको पहचान करना है। बताइए विषम की पहचान, ABCD में से चुनाव करिए। देखिए यहाँ पर आप सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि डी वाली आकृति में गोले में यहाँ पर प्लस लगा दिया गया, जबकि बाकी में देखिए सिर्फ सिंपल सा गोले में एक हनुमान जी का गदा बनाया गया है, यहाँ पर इसने प्लस बना दिया है। तो डी वाली आकृति आप देख करके आराम से इसको जान सकते हैं। ठीक है, डी वाली आकृति विषम आकृति होगी। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में इंग्लिश है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये पूछने लगेंगे कि क्या सर एग्जाम में भी ऐसा होगा कि 4 से 5 क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या इंग्लिश हो सकती है? लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि आप कोई पेपर को हिंदी में सिलेक्ट करेंगे तो टोटल पेपर आपका हिंदी में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे तो इंग्लिश में आएगा, लेकिन हर प्रश्न को आप इंग्लिश या हिंदी में देख सकते हैं। जैसे कि आपने इस प्रश्न को खोला, आपको हिंदी में ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा तो ऊपर से प्रति प्रश्न को आप चेंज कर लीजिए लैंग्वेज, उसी प्रश्न में आपको ये इंग्लिश से देख सकते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि जिसकी PDF रही हो उसने इन प्रश्नों को इंग्लिश से ट्राई किया हो, तो जो PDF बाद में निकली है उसमें 4 से 5 प्रश्न जो हैं वो इंग्लिश में लिख गए हैं। सिंपल से लैंग्वेज है, चलिए प्रयास करते हैं समझने का। यहाँ पर क्या कहा है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, मतलब एक्स जो है वो वाई का भाई है, तो भाई है मतलब जेंट्स होगा, पॉजिटिव कर देंगे। वी इज द मदर ऑफ वाई, मतलब वाई की माँ होगी तो दोनों की माँ होगी वी। एम इज द सिस्टर ऑफ वी हस्बैंड, इसका जो हस्बैंड होगा उसकी सिस्टर है एम। ठीक है, माइनस कर दीजिए सिस्टर है तो। नेक्स्ट में क्या लिखा है, एन इज द ब्रदर ऑफ वी, एन जो है वो वी का भाई है। ठीक है, देन एन सन, एन का जो पुत्र होगा वो वाई का क्या लगेगा? ठीक है, समझिएगा। देखिए वी आपकी माँ है और वी का भाई एन है, मतलब कि एन आपका मामा लगेगा, और मामा का लड़का क्या लगता है आपका? ममेरा भाई, कजिन कह सकते हैं ना, ममेरा भाई या चचेरा भाई, तो कजिन कह सकते हैं। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए P का अर्थ भाग है, Q का अर्थ मल्टीपल है, R का अर्थ प्लस है, S का अर्थ माइनस है, तो इस समीकरण का आपको मान बताना है। चलिए, Q का अर्थ मल्टीपल है, P का अर्थ भाग है, R का अर्थ प्लस है और S का अर्थ माइनस है। तो सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा और 14 चौको 56, मल्टीपल भी करना पड़ेगा बाद में। इन्हें आप घटाना चाहें तो घटा सकते हैं, यहीं पर 3 आ जाएगा, 56 में से 3 जाएगा, 53 इसका उत्तर आ जाएगा। जितना तेज आपका कैलकुलेशन होगा वैसे ही आप कर पाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये आपको सीरीज दी गई है। अब नीचे आपसे कह रहा है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द एबव सीरीज, मतलब ऊपर की जो सीरीज है उसको रिवर्स कर दें, आधे से रिवर्स कर दीजिए। जितने लेटर्स हैं टोटल आप गिनिए, उनका आधा करिए और आधे से उनको रिवर्स कर देंगे तो फिर आपको बताना है कि राइट से 18वें के राइट 15वां कौन सा होगा। ठीक है, समझिए लैंग्वेज को और करने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल पद को गिन लीजिए, कितने पद हैं, तब तो आप 20 से उसको डिवाइड कर पाएंगे ना। गिनेंगे तो आपको टोटल 22 पद मिलेंगे। अब आपको 22 पद मान लीजिए टोटल मिल गए, तो 22 का मतलब आधा, आधा कहाँ पर पड़ेगा? आधा पड़ेगा 7 के पास में। यहाँ पर से सीरीज को उल्टा कर लीजिए, 7 से स्टार्टिंग करिए, टी लिखिए, प्रतिशत 5 के डॉलर A2 HR 3, इस प्रकार से यहाँ से उल्टा करके फिर इसके आगे यही सीरीज रहेगी। ठीक है, आधा ही आपको रिवर्स करना है। इसके बाद कह रहा है दाईं तरफ से 18वें की दायां 15 आपको बताना है। जब दायां दायां लिखे ना तो दोनों घटा लीजिए, 18 दायां कह रहा है, फिर 15 दायां ले जाएगा तो 18 में से 15 जाएंगे 3, मतलब कि दाईं ओर से तीसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, तीसरा लेटर आपसे पूछ रहा है। तो दाईं ओर से तीसरा लेटर कौन सा होगा? Q होगा, क्योंकि ये देखिए 11 हमारे ये होंगे और 11 इसके बाद इसको जोड़ना ही पड़ेगा आपको 11 पद। तो दाएं ओर से तीसरा क्या होगा? Q होगा। सही ऑप्शन ये वाला ऑप्शन। चाहे आप उस तरह से करके देख सकते हैं, पहले 18 ले जाइए दाएं से, वो पद सेलेक्ट करिए, फिर उसके 15 और दाएं जाएंगे तो आपको ये तीसरा ही पद मिल जाएगा Q वाला। सही ऑप्शन कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया निम्नलिखित
दो दिए गए शब्दों के बीच में निश्चित संबंध है, एक शब्द एक दूसरे के साथ में संबंध रखता है, तो तीसरे वाले का चौथे के साथ में आपको संबंध बताना है। अब देखिए ये क्वेश्चन तो इंग्लिश से ही आ गया है, तो ऐसे क्या करता है रेलवे, इस प्रकार से दो क्वेश्चन तो वो देता ही देता है। तो इतनी तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप इन दो क्वेश्चनों को इंग्लिश वालों को सही कर सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे नाइफ का संबंध बचर के साथ में है, वैसे सीजर का संबंध आप किसके साथ में रखेंगे। नाइफ मतलब होता है चाकू, और बचर मतलब इसे बूचड़ कह सकते हैं, बूचड़ खाना जहाँ पर कसाई खाना होता है। तो चाकू का संबंध कसाई से है, उसी प्रकार से सीजर मतलब कैंची का संबंध किससे होगा। कैंची का संबंध जो बाल काटता है, हेयर ड्रेसर के पास में होगी कैंची। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न और कथन से क्वेश्चन आया है। एक्स वाई टी यू और वी को जब उनके वजन के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो शुरुआत से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा होगा। ये दो कथन हैं, इन दोनों कथनों से क्या आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं, प्रयास करिए। देखिए पहले कथन में लिखा गया एक्स का वजन टी और यू से कम है और यू का वजन टी की तुलना में 2 गुना है, तो यू का वजन टी से ज़्यादा होगा और टी और यू के वजन से कम किसका वजन है, एक्स का वजन है। दूसरे कथन में लिखा गया वाई और वी का वजन एक्स से कम है, तो इससे नीचे होंगे वाई और वी, लेकिन वाई और वी में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। प्रश्न क्या कह रहा है कि अगर हम इनको आरोही क्रम में खड़ा करें, मतलब छोटे से बड़े क्रम में खड़ा करें, तो शुरुआत से दूसरे स्थान पर कौन खड़ा होगा। अब ये शुरुआत से अगर ऊपर से पूछ रहा है तब तो दूसरे स्थान पर टी होगा, तब तो हमें दोनों कथन जो है पर्याप्त लगेंगे। इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कथन पहला और दूसरा पर्याप्त होगा। लेकिन अगर वो आरोही क्रम का मतलब ये पूछ रहा है कि छोटे से बड़े क्रम में अगर इधर से पंक्ति को स्टार्ट करता है तब तो उसको उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि वाई और वी में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है वजन में, ठीक है। तो इसने ऊपर से अगर पूछा है तो टी वाला आंसर, मतलब कि शुरुआत से दूसरे स्थान पर टी होगा, तो कथन पहला और दूसरा जो है वो पर्याप्त होंगे, वरना दोनों ही कथन इसके लिए पर्याप्त नहीं होते। 22 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का आपको चयन करना है जिसका तीसरे शब्द के साथ में वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द के साथ पहले का है। अब देखिए फिर से मीनिंग से क्वेश्चन आ गया, तो कुछ तो मीनिंग आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि कैप्टन का संबंध सोल्जर के साथ में है, तो एम्प्लॉयर का संबंध किसके साथ में होगा। देखिए सोल्जर मतलब सैनिक होता है और सैनिकों का कप्तान होता है, उसी प्रकार से एम्प्लॉय का, कर्मचारी का एक बॉस होता है, मालिक होता है, उसे कहते हैं एम्प्लॉयर। तो सही होगा एम्प्लॉय, कर्मचारी का बॉस जो होता है, मालिक जो होता है, उसे कहते हैं एम्प्लॉयर। तो सही ऑप्शन तीसरा वाला होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम के आपको चयन करना है, वी टी एल के। चलिए प्रयास करिए, समय लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, वी के स्थान को देखने लगेंगे, बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आपको पहले ट्रिक समझ में आती है आप वही करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आप इनके स्थानों को देख रहे होंगे तो गलती कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए वी जो है वो दो रेखाओं से बना है, एक रेखा, दो रेखा, टी भी 2 रेखाओं से मिलकर बना है, एल भी 2 रेखाओं से मिलकर बना है, लेकिन के जो है वो 3 रेखाओं से मिलकर बना है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो डिफर होगा, विषम होगा रेखाओं की संख्या से, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, अमिता के पिता 38 साल की थे जब वह पैदा हुई, जबकि उसकी माँ 36 साल की थी। जब उसके बड़े भाई का जन्म हुआ था तो वो 4 साल छोटा था, तो उसके माता पिता की उम्र के बीच में अंतर आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी लोग इसे नहीं कर पाएंगे, तो वीडियो को रोकिए और लगाने का प्रयास करिए, फिर जब हम आपको उत्तर बताएंगे तो आप गलती अपनी देखिएगा। यहाँ पर देखिए समझिए, अमिता के पिता 38 साल के थे, तो पिता की उम्र तो 38 साल ही रहेगी। जब अमिता पैदा हुई उसी समय माता पिता की उम्र का अंतर पूछा जा रहा है। अब ये यहाँ से पहला कथन खत्म हो गया, जबकि उनकी माँ 36 साल की थी। कब 36 साल की थी, जब उनके भाई का जन्म हुआ जो उससे 4 साल छोटा था। मतलब जब अमिता पैदा हुई रही होगी उस समय 4 साल उसकी माता की उम्र कम थी, क्योंकि अमिता के समय उसकी माता की उम्र 32 साल की रही होगी और जब उसका भाई पैदा होगा 4 साल बाद तब उसकी माँ की उम्र 36 साल की हो जाएगी। तो आपसे अमिता के उम्र के समय
अमिता के जन्म के समय जब पिता 38 साल के थे तो माता 32 साल की थी। उसी का अंतर पूछ रहा है, 6 वर्ष निकल कर आएगा। सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा दूसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए आयु से ही क्वेश्चन है। रोहन और सोहन की आयु का अनुपात 4:3 का है। 9 वर्ष बाद रोहन की आयु 33 वर्ष की हो जाएगी, तो सोहन की वर्तमान आयु आपको बतानी है। देखिए 9 वर्ष बाद रोहन की आयु अभी कितनी है? 4, माना 4x + 9, 9 वर्ष बाद 9 जुड़ जाएगा बराबर 33 के, तो 4x बराबर 24 के, तो x बराबर 6 के आ जाएगा। अगर x 6 के आ गया तो रोहन होगा 24 साल का और सोहन होगा क्षत्रिक 18 साल का। तो किसकी पूछिए? सोहन का, तो 18 साल निकल कर आएगा। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आया है, कथन को ध्यान से पढ़िएगा। कनाडा में भारी बर्फबारी के कारण कनाडा के लोगों का जीवन रुक सा गया है। अब निष्कर्ष में आप क्या सही करेंगे? कनाडा की सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन तथा संपत्ति को नुकसान न होने देने से बचाने का उपाय करना चाहिए। दूसरा निष्कर्ष निकल रहा है कि सरकार को सभी नागरिकों से मौसम बदलने तक घर में ही रहने को कहना चाहिए। बताइए क्या आप किस निष्कर्ष की ओर पहुंच रहे हैं? देखिए कनाडा में तो बर्फबारी होती रहती है, तो सरकार ये तो नहीं कह सकती कि आप घर पे ही बने रहिए। घर पे तो वो वैसे ही हैं, क्योंकि सामान्य सा जीवन उनका रुक ही गया है, तो घर पे तो वो वैसे ही हैं। लेकिन कनाडा की सरकार को ये करना चाहिए कि लोगों की मदद के लिए, जो कहीं फंस गए हैं उनको निकालने के लिए करना चाहिए, और जो कहीं पर जीवन उनका संकट में आ गया है, किसी को खाना पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और संपत्ति जो उनकी बाहर पड़ी हुई है, जैसे कि उनकी गाड़ियां हो गई, खेत ओत हो गए, इन सब के बारे में भी नुकसान के उपाय सरकार को बताने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस घर पे ही बने रहने के लिए सरकार कह देगी। तो हम पहले वाले निष्कर्ष को ही सही करेंगे, पहला वाला अनुसरण करेगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 27 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन और तर्क से क्वेश्चन आया है, इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए कथन में लिखा गया है, आई वुड लाइक टू रिसर्च ऑन द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन चिल्ड्रेन, सी श्याम टू राम। मतलब कि श्याम राम को कहता है, मैं बच्चों पर मोबाइल की विकिरणों के प्रभाव पर शोध करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप तर्क बताइए इसमें से क्या सही हो सकता है, कौन सी धारणा आपको सही लग रही है? वन कैन मेजर द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन चिल्ड्रेन, मतलब कि इसका अर्थ ये हुआ कि एक व्यक्ति बच्चों पर मोबाइल की विकिरणों के प्रभाव को माप सकता है। ये आपको धारणा सही लग रही है? या फिर श्याम इज वेरी गुड एट मेजरिंग द मोबाइल रेडिएशन, या फिर श्याम मोबाइल की विकिरणों को मापने में बहुत अच्छा है? क्या आपको कथन से लग रहा है? देखिए यहाँ पर श्याम राम को कहता है कि वो शोध करना चाहता है, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि श्याम शोध में बहुत अच्छा है, मेजरिंग करने में बहुत अच्छा है। दूसरे आप कथन को सही नहीं कर सकते हैं। पहले वाले लिखा गया है वन कैन मेजर द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल रेडिएशन ऑन चिल्ड्रेन, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो है वो विकिरणों के प्रभाव की माप कर सकता है। ये बिल्कुल सही है। जब ये कोई व्यक्ति माप कर सकता है तभी तो श्याम ने सोचा कि वो माप करेगा, इसलिए पहला वाला सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, ओनली एजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, मतलब पहला वाला ही एजम्पशन अंतर्निहित है, तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। नीचे दिए गए चित्र का दर्पण में बनने वाला सही प्रतिबिंब का आपको चयन करना है। ये चित्र है, बगल में दर्पण रखा है, तो दर्पण पर देखने पर चित्र कैसा दिखेगा? ABCD ये 4 आकृतियां बनाई गई हैं, तो दर्पण पर देखेंगे तो ये चित्र जो है बी आकृति की तरह दिखेगा, तो बी वाला आकृति सही ऑप्शन होगी। तो बी वाली आकृति जो है वो सी वाले ऑप्शन में रखी गई है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ तक हमारे 28 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। इन 28 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करने का प्रयास किया और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? क्या आपके 25 क्वेश्चन तक सही हैं? अगर आपने 25 क्वेश्चन तक सही किए हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। जो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे वही इन सारे प्रश्नों को सही कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास करिएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, कौन सा मंत्रालय भारत में गौ हत्या करने को नियंत्रित करता है? ये 4 ऑप्शन है, क्योंकि रीजनिंग के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। देखिए पिछले वाले सेट में हमने आपसे पूछा था कि 12:26 पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, बड़ा वाला एंगल आपसे पूछा गया था।
तो उसका सही उत्तर होगा 217 डिग्री का। ज़्यादातर लोगों ने सही उत्तर दिया है, 217 डिग्री का एंगल बनेगा जो बड़ा वाला होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी अगर प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।